बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शार्ट क्वेश्चंस चैप्टर 8 8वें बाब के मुख्तसर सवालात हैं। आइए उनके जवाब देखते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन 1 पहला सवाल है, व्हाट फीचर्स डू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैव इन कॉमन विद ट्रांसवर्स वेव्स? कौन से खदोखाल, कौन सी खसूसियात तूली मौजें और अर्जी मौजों में मुश्तरक हैं? तूली मौजों और अर्जी मौजों में कौन से खदोखाल, कौन सी खसूसियात मुश्तरक हैं? आइए देखिए, जवाब पढ़ते हैं। आंसर 1 पहले सवाल का जवाब है, कॉमन फीचर्स ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स विद ट्रांसवर्स वेव्स आर। जो तूली मौजें और अर्जी मौजों में मुश्तरक खसूसियात ये हैं। पहली खसूसियत, बोथ वेव्स रिक्वायर मटीरियल मीडियम। दोनों मौजें मादी वास्ता रखती हैं फॉर देयर प्रोपेगेशन, अपनी इशात के लिए। दोनों मौजों को मादी वास्ते की ज़रूरत होती है उनकी इशात के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए। पहली खूबी यह है। दूसरी खूबी, बोथ ट्रांसपोर्ट एनर्जी। दोनों तवानाई को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं। दोनों तवानाई को मुंतकिल करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, एक्सेप्ट मैटर ऑफ मीडियम, सिवाय के मादी वास्ते के। वास्ता आगे नहीं जाता, वास्ते के ज़र्रात ऊपर नीचे या आगे पीछे थरथराते हैं, लेकिन मौजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती हैं और तवानाई भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं तवानाई को मुंतकिल करती हैं, मगर जिस मादी वास्ते में ये मौजें जा रही होती हैं वो मादी वास्ता आगे मुंतकिल नहीं होता। तीसरी खूबी है, बोथ हैव फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड स्पीड। दोनों ताद्दुद रखती हैं, तादाद फी सेकंड। वेवलेंथ उनकी तूले मौज होती है, यानी एक फराज से दूसरे फराज तक या एक नशेब से दूसरे नशेब तक का फासला ये होता है। एंड स्पीड, और दोनों की रफ्तार होती है, हम इनको मालूम भी कर सकते हैं। नंबर 4, बोथ शो रिफ्लेक्शन। दोनों इनेकास जाहिर करती हैं, मुनाकिस होती हैं, इस वास्ते से टकरा के वापस आती हैं। रिफ्रैक्शन इनेताफ, मुनातिफ होती हैं, यानी आगे गुजर जाती हैं। इंटरफेरेंस, एक दूसरे में मुदाखलत करती हैं। एंड डाइफ्रैक्शन, और इनकसार जाहिर करती हैं। इनकसार का मतलब है कि रुकावट से टकरा के फैल जाना, रुकावट से टकरा के फैल जाना। इनकी तफसील हम अपनी जगह पे पढ़ेंगे। बहरहाल आप याद रखने कि इनेकास, इनेताफ, मुदाखलत और इनेकास ये दोनों मौजें जाहिर करती हैं, तूली भी और अर्जी भी। ये मुश्तरक खुसूसियात हैं इनमें। क्वेश्चन 2 दूसरा सवाल है, 5 पॉसिबल वेव फॉर्म्स ऑब्टेन्ड। 5 मुमकिना लहरी शक्लें हासिल की गई हैं। ऊपर मुख्तलिफ लहरें A, B, C, D, E में दिखाई गई हैं। When the output from a microphone is fed into a Y input of the cathode ray oscilloscope, जबकि when the output from a microphone, एक माइक्रोफोन की जो बरामद है, माइक्रोफोन से जो सिग्नल बरामद होते हैं, इज फेड इनटू, उनको दिया गया है Y इनपुट ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे हुलारा बीन को दिया गया है। यानी जो मौजों के अंदर हुलारे पैदा होते हैं, उतार चढ़ाव पैदा होते हैं, उसको ये देखने वाला आला है, हुलारा बीन जैसे दूरबीन है। तो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे हुलारा बीन, कैथोड शुआओं को देखने वाला, मनफी शुआओं को देखने वाला हुलारा बीन, उसको माइक्रोफोन से जो सिग्नल बरामद हुए हैं वो हुलारा बीन के दरामदी सिग्नल के तौर पर हुलारा बीन को दिए गए हैं। माइक्रोफोन ने सिग्नल दिए हैं और वो सिग्नल हमने हुलारा बीन को दिए हैं। विद द टाइम बेस ऑन, वक्त के लिहाज से उनकी आर शोन इन द फिगर, उनकी तस्वीरें ऊपर दिखाई गई हैं, A, B, C, D, E। गौर से देखिएगा। दीज वेव फॉर्म्स आर ऑब्टेन्ड, ये लहरी शक्लें हासिल हुई हैं अंडर द सेम एडजस्टमेंट ऑफ द कैथोड रे ऑसिलोस्कोप कंट्रोल। जो मनफी शुआई हुलारा बीन है, जो हुलारा बीन है उसको खास एडजस्ट करके, उसको कंट्रोल करके ये लहरी शक्लें हासिल की गई हैं। इंडिकेट द वेव फॉर्म, इन जो लहरी शक्लों की शनाख्त कीजिए, इनकी वजाहत कीजिए, निशानदही कीजिए। किस लिहाज से? नंबर A, विच ट्रेस रिप्रेजेंट्स द लाउडेस्ट नोट, कौन सा ग्राफ है
कौन सी जो हमने लाइनें खींची हैं वो बुलंद तरीन सुर को जाहिर करती हैं। नोट का मतलब सुर होता है। कौन सा ग्राफ बुलंद तरीन सुर को या बुलंद तरीन आवाज को जाहिर करता है। गौर से पांचों तस्वीरों को देखिएगा। और दूसरा सवाल है बी, विच ट्रेस रिप्रेजेंट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। कौन सा ग्राफ ज्यादा से ज्यादा तादाद फी सेकंड को जाहिर करता है। इकाई वक्त में एक खास मकाम से कितनी लहरें गुजर जाती हैं, ये हम इन पांचों तस्वीरों को देखेंगे तो दोनों सवालों का जवाब बहुत आसान है। आइए देखते हैं। आंसर 2, दूसरे सवाल का जवाब है पहला जवाब। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द लाउडनेस डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। जो बुलंदी है, आवाज की जो बुलंदी है वो मौज की इंतहाई बुलंदी पर मुनहसर होती है। आप देखें, या हैते पर मुनहसर होती है। आप देखें पांचों तस्वीरों में सबसे बुलंद तरीन मौज कौन सी है, डी शक्ल में। सबसे बुलंद तरीन मौज डी में है। तो यहां से पता चलता है कि डी में जो लहरी शक्ल दिखाई गई है उसमें आवाज सबसे ऊंची है। हेंस द ट्रेस डी रिप्रेजेंट द लाउडेस्ट साउंड। इस तरह से जो ग्राफ डी है वो बुलंद तरीन आवाज को जाहिर करता है, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि इसका ज्यादा से ज्यादा इंतहाई बुलंदी है। इसकी बुलंदी मौज की ज्यादा से ज्यादा है पांचों ग्राफों में। और बी है जवाब, दूसरा जवाब दूसरे सवाल का। ट्रेस बी रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो बी है वो ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा से ज्यादा तादाद फी सेकंड। जाहिर बात है मौजों की तादाद ज्यादा है तो एक सेकंड में तादाद भी ज्यादा गुजरेगी। तो तादाद फी सेकंड या ताद्दुद या फ्रीक्वेंसी बी ग्राफ में ज्यादा से ज्यादा है। तो ट्रेस बी रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। जो ग्राफ बी है वो ज्यादा से ज्यादा ताद्दुद को जाहिर करता है, बिकॉज इट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ वेव, क्योंकि यहां मौजों की तादाद सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन 3, तीसरा सवाल है, इज इट पॉसिबल फॉर टू आइडेंटिकल वेव्स। दो एक जैसी मौजों के लिए क्या मुमकिन है, क्या चीज, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, कि वो एक ही समत में सफर कर रही हो, अलोंग अ स्ट्रिंग, किसी रस्सी के साथ, किसी डोरी में एक ही समत में दो एक जैसी मौजें सफर कर रही हों, क्या उनके लिए मुमकिन है, क्या चीज, टू गिव राइज टू अ स्टेशनरी वेव, कि वो साकन मौजें पैदा कर सके, कि वो साकन मौज पैदा कर सके। सवाल को समझ लीजिएगा। दो एक जैसी मौजें हैं, वो किसी डोरी में एक ही समत में जा रही है, तो क्या उनके लिए मुमकिन है कि वो साकन मौज पैदा कर सके। आइए देखते हैं जवाब इसका। आंसर 3, तीसरा जवाब है तीसरे सवाल का, नहीं, नो, ऐसा नहीं हो सकता। टू वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दो मौजें एक ही समत में जा रही हों, एक जैसी हों, कैन नॉट गिव राइज टू स्टेशनरी वेव, वो साकन मौज नहीं पैदा कर सकती, क्योंकि स्टेशनरी वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली, क्योंकि साकन मौजें उसी वक्त पैदा होती है व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम लाइन, जब दो एक जैसी मौजें एक ही खत पर सफर कर रही हों, एक ही लाइन पर सफर कर रही हों, अलोंग अ स्ट्रिंग, किसी डोरी में, बट इज इन अपोजिट डायरेक्शन, मगर शर्त यह है कि वो मुखालिफ समत में आ रही हो। जैसा कि तस्वीर से जाहिर है, दो एक जैसी मौजें एक ही डोरी में सफर करती हैं एक ही खत के साथ, लेकिन मुतजाद समत में, एक दूसरे से उलट समत में सफर करें, तो जहां पर ये आकर मिल जाएंगी वहां साकन मौजें पैदा हो जाएंगी। जैसा कि दूसरी नीचे वाली तस्वीर से जाहिर है, ये साकन मौज है जिसमें ए एन नोड गांठ को जाहिर करता है, और जो ए है, एन जो है वो गांठ को जाहिर करता है, गिरा को जाहिर करता है, और ए जो है वो जिद गिरा को जाहिर करता है। तो इसमें तनी हुई मौज एक पैदा हो जाती है। जैसे कोई डोरी तन जाती है तो इसमें दोनों तरफ से मौजें, एक जैसी मौजें आती हैं और मिलकर तन जाती हैं, एक हिस्सा नीचे और एक हिस्सा ऊपर, और इसे कहते हैं साकन मौज पैदा हो जाती है। क्वेश्चन 4, चौथा सवाल है, ये बुझारत की तरह है, बूझना है आपने। ए वेव इज प्रोड्यूस्ड अलोंग अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक तनी हुई डोरी में मौज पैदा होती है, बट सम ऑफ इट्स पार्टिकल्स परमानेंटली शो जीरो डिस्प्लेसमेंट, मगर डोरी के जर्रात
कुछ ज़र्रात जो है वो मुस्तकिल तौर पर सिफर हटाओ ज़ाहिर करते हैं। सिफर हटाओ यानी वस्ती मकाम पर होते हैं। डोरी के ज़र्रात, कुछ ज़र्रात मुस्तकिल तौर पर वस्ती मकाम पर होते हैं, सिफर हटाओ ज़ाहिर करते हैं। वट टाइप ऑफ वेव इज़ इट, ये मौज किस किस्म की होगी। आप ज़रा गौर कीजिएगा, इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है, आसानी से समझ आ जाने वाला है। देखिएगा, दिस वेव इज़ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, ये जो मौज है ये तूली साकन मौज, अर्जी साकन मौज है। ये मौज अर्जी साकन मौज है, हैविंग नोड्स एंड एंटी नोड्स, जिसके अंदर गिरा है और जिद गिरा है, यानी बुलंद मकामात हैं और ज़ेरी मकामात हैं और वस्ती मकामात हैं। वस्ती मकाम पर गिरा, जहाँ जो डोरी के ज़र्रात साकन पोजीशन में होते हैं, मुस्तकिल तौर पर वो गिरा बनाते हैं, गांठ बनाते हैं, नोड, और जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर होते हैं वो जिद गिरा है, गिरा का उलट। तो नोड्स आर पॉइंट्स, नोड यानी गिरा वो नुक्ता होता है, गिरहें वो नुकात हैं, वेयर डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव इज परमानेंटली ज़ीरो, जहाँ मौज का हटाओ मुस्तकिल तौर पर सिफर होता है। उसके ऊपर मौज जाती है और उसके नीचे मौज जाती है। अगर ग्राफ खींच के देखें तो वो जो वस्ती मकाम पर है, गिरा वाला मकाम, वहाँ पर जो स्ट्रिंग है, जो डोरी है, उसके ज़र्रात मुस्तकिल तौर पर साकन पोजीशन में होते हैं और मौज किस किस्म की होती है, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स, अर्जी साकन मौज। अर्जी साकन मौज पीछे एक तस्वीर में हम, पीछे एक सवाल में हम देख चुके हैं कि एक फराज होता है और एक ही उसमें नशेब होता है। दो मुखालिफ सम से एक ही जैसी मौजें आती हैं तो साकन मौज पैदा होती है। ऐसी मौज में गिरें होती हैं और जिद गिरें होती हैं। गिरें जो है वो मुस्तकिल तौर पर वो मकामात हैं जहाँ पर डोरी के ज़र्रात हमेशा के लिए मुस्तकिल तौर पर साकन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा सवाल है, एक्सप्लेन द टर्म्स क्रेस्ट, ट्रफ, नोड एंड एंटी नोड। इन इस्तिलाहात की वजाहत करें। पहली है फराज, ऊंचाई, नशेब, गहराई, नोड, गिरा एंड एंटी नोड, जिद गिरा। तस्वीर की तरफ देखिएगा, जहां लिखा हुआ है फराज, मौज की इंतहाई बुलंदी, जहां नशेब, मौज की इंतहाई गहराई, और उसके बाद है नोड, गिरा, जहां एन लिखा हुआ है, जहां जो वास्ते के ज़र्रात हैं वो ठहरे हुए होते हैं, और एंटी नोड, जिद गिरा, जहां वास्ते के ज़र्रात इंतहाई बुलंदी पर होते हैं, वो जिद गिरा कहलाता है। मैं पढ़ता हूं, आप समझिएगा। पहला है क्रेस्ट, फराज, ऊंचाई, द पोर्शन ऑफ डिस्टर्बेंस अबव द मीन लेवल इन ट्रांसवर्स वेव, जो अर्जी मौजों में मौज का ऐसा हिस्सा जहां डिस्टर्बेंस अबव द मीन लेवल, जो खलल है, वास्ते के अंदर खलल है, वो वस्ती मकाम से ऊपर होता है। पोर्शन ऑफ डिस्टर्बेंस अबव द मीन लेवल, जो खलल का हिस्सा जो वस्ती मकाम से ऊपर, खलल का वो हिस्सा मौज में जो वस्ती मकाम से ऊपर हो, इन ट्रांसवर्स वेव, अर्जी मौज में खलल का वो हिस्सा जो वस्ती मकाम से ऊपर हो, वो फराज कहलाता है। और दूसरा ट्रफ, इसकी नशेब, पोर्शन ऑफ डिस्टर्बेंस, खलल का वो हिस्सा बिलो द मीन लेवल, जो वस्ती मकाम से नीचे हो, इन ट्रांसवर्स वेव, अर्जी मौजों में वस्ती मकाम से नीचे, जहां नशेब लिखा हुआ है, आप देख लीजिए। गिरा, द पॉइंट ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट इन ट्रांसवर्स वेव्स, अर्जी मौजों में ऐसे नकात, ऐसे नुक्ते जहां हटाओ सिफर होता है, जहां वास्ते के ज़र्रात ठहरे हुए होते हैं। और एंटी नोड, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी के नुकात इन ट्रांसवर्स वेव, अर्जी मौजों में ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी के जो नुकात हैं वो जिद गिरा कहलाते हैं, जहां ए लिखा हुआ है तस्वीर में। क्वेश्चन नंबर 6, छठा सवाल है, व्हाई डज साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड्स देन इन गैसेज। ठोस में आवाज गैसों के निस्बत क्यों तेजी से सफर करती है। इसका जवाब यह है, आंसर, द स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम इज गिवन एज, किसी भी वास्ते में जो आवाज की रफ्तार है वो इस तरह से दी जाती है, v बराबर ई बटे रो इसका जजर, v बराबर ई बटे रो इसका जजर। ई है यंग्स मॉडुलस,
और रो है कसाफत डेंसिटी। द यंग्स मॉडुलस ई एस फॉर सॉलिड, ठोस के लिए जो यंग मॉडुलस ई की कीमत है इज फार ग्रेटर देन द बल्क मॉडुलस ई जी, गैस का जो मॉडुलस है बल्क मॉडुलस है उससे कहीं ज्यादा होती है। ई की कीमत यानी कि गैस की निस्बत ठोस में ज्यादा होती है, ई की कीमत ठोस में गैस की निस्बत ज्यादा होती है। दैट इज ई एस इज ग्रेटर देन ई जी, यानी ठोस के लिए जो ई की कीमत है वो गैस की निस्बत ज्यादा होती है। आल्सो द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैस, जो ठोस की जो कसाफत है वो जाहिर है कि गैस की कसाफत से या घनत ठोस की गैस की घनत से ज्यादा होती है, घनापन। तो रो एस इज ग्रेटर देन रो जी। रो एस डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स, एस सॉलिड्स इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ गैस, तो ठोस की जो घनत है कसाफत है वो गैस की निस्बत ज्यादा होती है। इस तरह से इन दिस वे द रेशियो ई बटे रो फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन गैस, इस तरह से ई भी ज्यादा होती है ठोस के लिए और रो भी ज्यादा होती है। इसका तनासब जो है ई बटे रो फॉर सॉलिड इज ग्रेटर देन द गैस, इसका जो तनासब है ई बटे रो का वो ठोस के लिए गैस की निस्बत ज्यादा होता है। इसका मतलब है तनासब ज्यादा होना कि V की कीमत ठोस के लिए ज्यादा होती है गैस की निस्बत। इस तनासब का नाम ही तो वेलोसिटी है, V बराबर ई बटे रो इसका जज़र है। तो ठोस के लिए ई बटे रो की कीमत गैस की निस्बत ज्यादा होती है। तो मैथमेटिकली विच मीन्स दैट वी एस इज ग्रेटर देन वी जी, के ठोस में आवाज की रफ्तार गैस में आवाज की रफ्तार की निस्बत ज्यादा होती है, इसका मतलब ये है। क्वेश्चन नंबर 7, 7वां सवाल है, हाउ आर बीट्स यूजफुल इन ट्यूनिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो ज़रबात हैं वो जो आलात मौसीकी को ट्यून करने के लिए, हम आहंग करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ज़रबात बीट्स, ज़रबात आलात मौसीकी को हम आहंग करने के लिए कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसका जवाब है व्हेन टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वन हैज़ नोन एंड अदर हैज़ अननोन फ्रीक्वेंसी, जब दो आलात मौसीकी है, एक का तादाद फी सेकंड बजने की मालूम है और दूसरे का नामालूम है, हैविंग स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और उनका तादाद भी ज़रा सा मुख्तलिफ है, फ्रीक्वेंसी दोनों की मुख्तलिफ है, तो आर साउंडेड टुगेदर, उनको इकट्ठे बजाया जाता है। फर्ज करें दो ट्यूनिंग फोर्क्स हैं, दो शाखें हैं और उन एक का तादाद मालूम है और दूसरे का नामालूम है, लेकिन दोनों के जो तादाद हैं उनमें फ़र्क भी बहुत कम है, फ्रीक्वेंसियों में बहुत कम फ़र्क है, उनको इकट्ठे बजाया जाता है। द अननोन फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट इज ट्यून्ड, फिर जो नामालूम फ्रीक्वेंसी का आला है, नामालूम तादाद का आला है, वो हम आहंग हो जाता है, इज ट्यून्ड, हम आहंग हो जाता है ड्यू टू नॉन फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट, ऐसे आले की वजह से जिसका तादाद मालूम है, जो नामालूम वाला भी हम आहंग हो जाता है मालूम की वजह से जिसकी फ्रीक्वेंसी मालूम है। तो दिस इज डन बाय एडजस्टिंग, ऐसा कैसे होता है, बाय एडजस्टिंग द नॉन फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट, जो जिस फ्रीक्वेंसी के आले जिस आले की फ्रीक्वेंसी मालूम है उसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं, इन सच अ वे, इस तरह से दैट देयर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस बिकम जीरो, के दोनों का जो तादाद का फ़र्क है वो सिफर आ जाए। जब दोनों के तादाद का फ़र्क सिफर आ जाएगा तो फिर नामालूम फ्रीक्वेंसी को हम F1 मनफी F2 के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल, व्हेन टू नोट्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज F1 एंड F2, जब दो सुरें जिनकी फ्रीक्वेंसियां F1 और F2 हैं आर साउंडेड टुगेदर, वो इकट्ठी बजाई जाती हैं, दो मौसीकी के आलात हैं और उनकी सुरें बजती हैं, एक की फ्रीक्वेंसी, एक का तादाद फी सेकंड F1 और दूसरे का F2 है, जब इकट्ठी बजाई जाती हैं बीट्स आर फॉर्म, तो उससे ज़रबात बनती हैं, ज़रबात फी सेकंड बनती हैं। तो इफ़ F1 इज ग्रेटर देन F2, पहले की जो नोट है, सुर है, उसकी फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरे की F2, F1 इज ग्रेटर देन F2, F1 F2 से ज़्यादा है, तो व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स, जो ज़रबात की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी ज़रबात फी सेकंड कितनी होंगी। कौन सा फार्मूला, 4 जवाब दिए गए हैं, उनमें से कौन सा दुरुस्त होगा। पहला F1 जमा F2,
दूसरा 1/2 इंटू F1 जमा F2, और तीसरा F1 मनफी F2, और चौथा 1/2 F1 मनफी F2। तो इसका जवाब अगर गौर करें तो पीछे हम पढ़ चुके हैं, देखिएगा, पढ़िएगा गौर से। आंसर एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, जो ज़रबात फी सेकेंड है, इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू ट्यूनिंग फोर्क। दो शाखों की फ्रीक्वेंसियों के फ़र्क के बराबर होता है। जो बीट्स है पर सेकेंड, ज़रबात फी सेकेंड, दो शाखों की फ्रीक्वेंसियाँ या तअद्दुदात फी सेकेंड के बराबर होता है, उनके फ़र्क के बराबर होता है, फ्रीक्वेंसियों के फ़र्क के बराबर होता है। तो हेंस करेक्ट आंसर, जो सही फ़र्क है, जो सही जवाब है, वो तीसरा है F1 मनफी F2, क्यों ज़रबात फी सेकंड दो शाखों की फ्रीक्वेंसियों के फ़र्क के बराबर होता है, और फ़र्क F1 मनफी F2। जवाब नंबर 3 ज़्यादा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 9वां सवाल। एज अ रिजल्ट ऑफ डिस्टेंट एक्सप्लोजन, दूर दराज के धमाके के नतीजे में, एन ऑब्जर्वर सेंसेज अ ग्राउंड ट्रेमर, एक मुशाहिदा करने वाला पहले थरथराहट सुनता है, पहले ज़मीन की थरथराहट सुनता है, एंड देन हियर द एक्सप्लोजन, तब वो धमाके की आवाज़ सुनता है। पहले थरथराहट ज़मीन की सुनता है, महसूस करता है, और फिर धमाके की आवाज़ सुनता है। एक्सप्लेन द टाइम डिफरेंस, और इन दोनों में फ़र्क क्यों है, इसकी वजाहत हमने करनी है कि ज़मीन की थरथराहट पहले महसूस होती है और धमाके की आवाज़ बाद में सुनाई देती है, फ़र्क क्यों है। जवाब है इसका, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड दैन इन गैसेज, जो आवाज़ है वो ठोस में गैस की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से सुनाई देती है। जो ज़मीन की थरथराहट है वो ज़मीन के ज़रिए से आती है, ठोस के ज़रिए से हम तक पहुंचती है, इसलिए वो पहले आ जाती है, और आवाज़ जो है वो हवा के ज़रिए आती है, इसलिए वो बाद में आती है। तो ड्यू टू दिस फैक्ट, इस हकीकत की वजह से, द ऑब्जर्वर सेंसेज अ ग्राउंड ट्रेमर, जो मुशाहिदा करने वाला है वो पहले ज़मीन की थरथराहट पहले महसूस करता है। ट्रेमर इज सेंसेज थ्रू द ग्राउंड फर्स्ट, पहले जो थरथराहट है वो ज़मीन के ज़रिए आती है, एंड साउंड ऑफ एक्सप्लोजन, और धमाके की आवाज़ इज़ हर्ड लेटर थ्रू द एयर, और बाद में सुनाई देती है वो हवा के ज़रिए सुनाई देती है। तो सादा सी बात है कि ठोस में से आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है गैस की निस्बत, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और ये उसकी एक मिसाल है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां सवाल है। एक्सप्लेन वाई साउंड ट्रेवल फास्टर इन वार्म एयर देन इन कोल्ड एयर, के हवा जो है वो, आवाज़ जो है वो गर्म वास्ते से ठंडे वास्ते, या गर्म हवा में ठंडी हवा की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है, इसकी वजह बताइए। गर्म हवा में ठंडी हवा की निस्बत आवाज़ ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है, वजह हमने बतानी है। जवाब है इसका, वी हैव रिलेशन फॉर स्पीड ऑफ साउंड, आवाज़ की रफ्तार के लिए हमारे पास मसावत है, Vt बराबर V0 जमा 0.61T। जो V0 है वो सर्द हवा की रफ्तार है, जो सर्द हवा में आवाज़ की रफ्तार है V0, और Vt है गर्म हवा में आवाज़ की रफ्तार। और आपको पता है Vt गर्म हवा में आवाज़ की रफ्तार, सर्द हवा में आवाज़ की रफ्तार में कोई चीज़ जमा होकर आ रही है। सर्द हवा में आवाज़ की रफ्तार V0 है, और इसमें जमा हो रही है चीज़ 0.61T, जमा होकर कीमत ज़्यादा आ जाएगी। तो गर्म हवा में जो आवाज़ की रफ्तार है वो सर्द हवा की निस्बत 0.61T, 0.61T जो ज़्यादा है, ये जमा करने से आ गई। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज, आवाज़ की रफ्तार बढ़ जाएगी, व्हेन टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीजेज, जब हवा की रफ्तार बढ़ जाएगी। अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली जब मसावत है, हवा की रफ्तार बढ़ेगी, हवा का दर्जा हरारत बढ़ेगा, तो आवाज़ की रफ्तार भी बढ़ गई। दर्जा हरारत बढ़ने से आवाज़ की रफ्तार बढ़ गई, क्योंकि T दर्जा हरारत है वो 0.61 से ज़रब खा के कोई एक रकम आ जाएगी जो V0 में जमा हो जाएगी, और दर्जा हरारत बढ़ने से आवाज़ की रफ्तार भी बढ़ जाएगी। Hence the sound travel faster in warm air than in cold air, इस तरह से साबित हो गया कि आवाज़ जो है वो गर्म हवा में ठंडी हवा की निस्बत ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। क्वेश्चन नंबर 11, 11वां सवाल। हाउ शुड आ साउंड सोर्स मूव्स विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर,
किस तरह से जो आवाज़ का ज़रिया है उसे हरकत करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर, जे मुशाहिदा करने वाले की निस्बत से, मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से जो आवाज़ का मंबा है उसको किस तरह हरकत करनी चाहिए, सो दैट द फ्रीक्वेंसी इट्स ऑफ इट्स साउंड डज नॉट चेंज, कि इसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी ना तब्दील हो, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क ना पड़े। तो जो मुशाहिदा करने वाले के लिहाज से आवाज़ का मंबा किस तरह से हरकत करे कि आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में कोई फ़र्क ना पड़े। जवाब बहुत आसान है। अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर के असर के मुताबिक, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन, जो ज़ाहरी फ्रीक्वेंसी है, ज़ाहरी ताद्दुद है, वो निस्बती हरकत की वजह से तब्दील होता है। यानी एक चीज़ साकन है, दूसरी जो आवाज़ का मंबा साकन है, मुशाहिदा करने वाला हरकत कर रहा है, या आवाज़ का मंबा हरकत करता है, मुशाहिदा करने वाला साकन है, या एक तेज़ है दूसरा आहिस्ता है, तो इस अगर ऐसी सूरत है तो आवाज़ की फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आ जाएगी। तो ये है कि अकॉर्डिंग टू डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर के असर के मुताबिक, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी चेंजेस ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड साउंड, जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जो ज़ाहरी ताद्दुद है, वो तब्दील होता है निस्बती हरकत की वजह से बिटवीन सोर्स एंड साउंड, मंबा और आवाज़ का मंबा और मुशाहिदा करने वाले की निस्बती हरकत की वजह से तब्दील होता है। तो इफ़ द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सोर्स ऑफ साउंड एंड ऑब्जर्वर बिकम ज़ीरो, अगर निस्बती हरकत दोनों की, आवाज़ का मंबे की और मुशाहिदा करने वाले की सिफर हो जाए, निस्बती हरकत सिफर हो जाए, या दोनों एक ही रफ्तार से हरकत कर रहे हों, या दोनों जो है वो साकन हो, तो लेकिन उनका जो है वो निस्बती हरकत सिफर हो जाए, एक के लिहाज से दूसरे की हरकत सिफर हो जाए, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड डज नॉट चेंज, तो आवाज़ का ताद्दुद, आवाज़ की फ्रीक्वेंसी या आवाज़ की लहरें फी सेकंड आने की रफ्तार एक जैसी ही रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं होगी इस सूरत हाल में।